हेलो बच्चों, मैं बीबी सिंह। आज मैं कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान में एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है पृष्ठ तनाव। ठीक है, देखते हैं पृष्ठ तनाव के बारे में। अब देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई थी वो किसके बारे में पढ़ाई थी? लिक्विड के बारे में पढ़ाई थी। ठीक है, लिक्विड के बारे में, लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके बारे में पढ़ाया गया आपको। बर्नौली थ्योरम के बारे में पढ़ाया गया। ठीक है, या बल्क मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ाया गया, बल्क ठोसों के बारे में पढ़ाया गया। ठीक है, आयतन विकृति, प्रत्यास्थ विकृति, फोर्स लगने पर अपरूपण विकृति, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई गई थी। ठीक है, तो आज पढ़ना है आपको पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। क्या पढ़ना है आपको? सरफेस टेंशन। तो देखिए, सरफेस टेंशन जैसे नाम है, मतलब ये एक प्रॉपर्टी है किसकी? सरफेस की। किसकी प्रॉपर्टी है? सरफेस की। अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो लिक्विड के अंदर की बात थी। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी थी, उसके अंदर की सतह की प्रॉपर्टी थी। ठीक, आज हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, मतलब उसके जो सरफेस की सतह है, ऊपर की सतह जो है उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिसका नाम है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव पढ़ने के पहले आप जरा विचार करिए पृष्ठ तनाव क्या है। ठीक है, देखिए, आप अपने आसपास बहुत सारी घटनाओं के बारे में समझते होंगे, देखते होंगे। जैसे एक बहुत बड़ा पेड़ है, मान लीजिए एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसकी जड़ में हम पानी देते हैं। ठीक है, तो पानी जड़ में देते हैं, पत्तियों तक कैसे पहुंचता है? ठीक है, क्योंकि पत्तियों को पानी चाहिए। ठीक है, खाना बनाने के लिए, उसके भोजन जो बनाते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए भी आपको वाटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपको नहीं, मतलब पेड़ों को चाहिए। ठीक है, तो इसको समझने के लिए, ठीक है, कि आप जो है, हम जब पेड़ों में पानी देते हैं, पेड़ों की जड़ में पानी देते हैं, तो वो पानी ऊपर कैसे पहुंच जाता है, पत्तियों तक कैसे पहुंचता है। ठीक, दूसरा एग्जांपल है आपके घरों में जो मोमबत्ती या दिया जलता है, जो, ठीक है, दिया जलता है, दिए में जो तेल भरा जाता है वो उसमें एक बत्ती पड़ी होती है। ठीक है, कपड़े की होती है, वो उसकी सहायता से जो तेल है वो ऊपर कैसे चढ़ता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जो है, इसके बारे में इस लेसन में हम पढ़ेंगे जिसका नाम है पृष्ठ तनाव। ये सब घटनाएं किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। तो इस लेसन में हम पृष्ठ तनाव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, पृष्ठ तनाव के बारे में बात करने से पहले मैं आपको अंतराण्विक बल, कुछ चीजें होती हैं, कुछ टर्म हैं, उनके बारे में बता देता हूं। अंतराण्विक बल क्या होता है आपका? अंतराण्विक बल। अब उसके बाद बात करें तो देखिए, अंतराण्विक बल क्या होते हैं, पहले हेडिंग डालते हैं, अंतराण्विक बल। ठीक है, अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग हो गई। ठीक है, अंतराण्विक बल। देखिए, जरा सा गलत हो गया है, फिर से लिखते हैं। देखिए, अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल। इसकी अंग्रेजी होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। चलिए देखते हैं इसके बारे में बात करें, क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देखिए, जैसे नाम आपको पता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, अंतराण्विक बल। ठीक है, तो किसी पदार्थ के अणु, कोई पदार्थ है, ठीक है, अब उसमें बहुत सारे अणु पाए जाते हैं। आपको सब केमिस्ट्री में भी पढ़ाया गया, कब कोई पदार्थ है तो उसमें बहुत सारे अणु होते हैं। ठीक है, तो किसी पदार्थ के अणुओं के मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल है, ठीक है, लगने वाला आकर्षण बल है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल कहते हैं। बात फिर समझ में आई? फिर से एक बार देखिए, किसी पदार्थ के भीतर अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? आपका अंतराण्विक बल कहलाता है। कोई पदार्थ है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे अणु होते हैं, वो सब अणु जो है एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूलर फोर्स से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जिसके कारण वो पूरा पदार्थ बनता है, तो उसी को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराण्विक बल। ठीक, तो किसी पदार्थ के भीतर दो अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, ठीक, क्या कहलाता है? आपका अंतराण्विक बल कहलाता है। ठीक, इसके लिए आप जो है, इसको आप चाहे लिख लीजिए। देखिए, किसी पदार्थ के भीतर, किसी पदार्थ के भीतर किन्हीं दो अणु के मध्य लगने वाला
लगने वाला आकर्षण बल, आकर्षण बल क्या कहलाता है आपका? अंतराण्विक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतराण्विक बल कहलाता है। अंतराण्विक बल क्या कहलाता है? अंतराण्विक बल कहलाता है। ठीक, किसी पदार्थ के भीतर किन्हीं दो अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो है वो क्या कहलाता है? आपका अंतराण्विक बल कहलाता है। ठीक है, इसमें कुछ आपको मैं ग्राफ की सहायता से कुछ चीजें बताना चाहता हूं। चलिए देखते हैं। देखिए, समझो, ग्राफ को अच्छे से समझो, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो, मान लिया कि एक मॉलिक्यूल यहां पर है, एक अणु यहां पर है O पर। ठीक, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है जिसका नाम है Fa, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा है Fr, फोर्स ऑफ रिपल्सन। समझ में आया? ठीक, फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, एक मॉलिक्यूल यहां पर है। अब यहां से मान लिया कि 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, कितनी दूरी पर? 10 एंगस्ट्रॉम दूरी पर यहां पर कोई एक पार्टिकल है A पर। कहां पर है? A पर। टोटल कितने एंगस्ट्रॉम पर है? 10 एंगस्ट्रॉम पर है। ठीक, टोटल डिस्टेंस कितनी है आपके पास? 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये है डिस्टेंस टोटल 10 एंगस्ट्रॉम। देखो, इतने पर इसके बाद जब कोई अणु होगा तो उस पर जो है मॉलिक्यूलर फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो 10 एंगस्ट्रॉम पर हमने मान लिया कि यहाँ पर जो है आपका जो है एक मॉलिक्यूल है। ठीक, और यह मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो है अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है थोड़ा सा। ठीक, अब बात करते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर मॉलिक्यूल मतलब अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो देखिए, अगर हम धीरे धीरे इस डिस्टेंस को क्या करें? कम करें। अगर इस डिस्टेंस को धीरे धीरे, देखो, पहले हम थोड़ा सा ग्राफ को बना ही लेते हैं कंप्लीट करके। देखिए, इस लाइन को थोड़ा सा और सही करेंगे। देखिए, ये ठीक, ये हो गया आपका। जरा ग्राफ को ध्यान से समझिएगा। यहां पर मान लिया हमने 5 एंगस्ट्रॉम है, यहां पर कितना है आपके पास? 10 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, ये कितना है आपके पास? 10 एंगस्ट्रॉम है। अब देखिए, 10 एंगस्ट्रॉम है और यहां पर मैंने मान लिया 3.5 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, अब इसके बाद बात करें तो ये वाली डिस्टेंस हमने दिखा दी किससे? R0 से। अभी सब क्या है मैं समझा रहा हूं। ठीक, देखिए, ग्राफ को ध्यान से देखिए। ठीक, एक अणु यहां पर है O पर, दूसरा कहां पर है? A पर है। अब इस पर जो है पहले अट्रैक्शन फोर्स 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, अब ये जैसे जैसे मैंने डिस्टेंस को कम करना शुरू किया, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिए, ग्राफ नीचे की ओर बढ़ रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। ठीक, जैसे जैसे मैंने कम किया, धीरे धीरे करके कहां पर आ गए हम? 5 एंगस्ट्रॉम पर आ गए। कहां पर आ गए? 5 एंगस्ट्रॉम। अब जब 5 एंगस्ट्रॉम पर पहुंचे तो वहां पर मैंने देखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर क्या हो गया? मैक्सिमम। ये पॉइंट आपका हो गया मैक्सिमम का। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया आपका? मैक्सिमम। फिर से समझिए, देखो, हमने कहा 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। जब मैंने वहां से इसको मैंने माइनस करना शुरू किया, कम करना शुरू किया, ठीक, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, वो क्या हुआ? बढ़ता चला गया और 5 एंगस्ट्रॉम पर क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। अब उसके बाद मैंने क्या किया? फिर अगर मान लो फिर से हम इसको और इसकी डिस्टेंस को हमने कम करना शुरू किया। जैसे जैसे यहां से 5 एंगस्ट्रॉम से और पहले आया और पहले आया और पहले आया, तो जैसे जैसे हम कम करते चले गए डिस्टेंस, वैसे वैसे अब अट्रैक्शन फोर्स धीरे धीरे करके देखिए एक पॉइंट पर यहां पहुंचा, फिर यहां पर पहुंचा, यहां पर पहुंचे। भाई जैसे यहां पर पहुंचे, देखिए अगर हम इसको पूरा ग्राफ कंप्लीट करें तो देखो, हम जब यहां पर पहुंचेंगे तो देखिए अगर इसको सीधे मिलाएंगे तो यहां टच करेगा, तब अट्रैक्शन फोर्स यहां पर होगा आपका। ठीक, अब इसी तरीके से अगर और डिस्टेंस कम करें तो यहां पे पहुंचेंगे और तब अट्रैक्शन फोर्स और कम होगा। मतलब अगर इसको F1 माने, इसको क्या माने? F2 माने, तो ऐसे अगर कम करते चले जाएंगे तो यहां पर पहुंचेंगे और तब अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? F3 होगा। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा होगा? F1 इज ग्रेटर देन किससे? F2 इज ग्रेटर देन किससे? F3। ठीक है, मतलब अब जैसे जैसे डिस्टेंस हमने कम करना शुरू किया, ठीक है, जैसे जैसे हमने डिस्टेंस और कम करना भाई 10 एंगस्ट्रॉम से आप साफ साफ देख लीजिए, यहां से 10 एंगस्ट्रॉम से जब हम इधर आएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स नीचे
नीचे आया, देखो यहां पर अट्रैक्शन फोर्स 0 है, यहां पर अट्रैक्शन फोर्स कितना है, एफ ए इज इक्वल टू कितना है 0। जैसे नीचे आए, ध्यान दीजिए, अब इसको हम दूसरे पेन से बनाते हैं, समझ में आएगा। देखिए जैसे हम नीचे आए, यहां पर पहुंच गए, ठीक, मतलब जैसे डिस्टेंस मैंने कम किया, तो डिस्टेंस कम करेंगे तो यहां है ना, ये डिस्टेंस लाइन है, ये कौन सी लाइन है, डिस्टेंस, ठीक। अगर डिस्टेंस लाइन को मैंने कम किया, ठीक है, तो डिस्टेंस लाइन को जब कम किया और इसको हमने दिखाया किससे, आर से दिखाया, किससे दिखाया, स्मॉल आर से। जब इसका स्मॉल आर की वैल्यू कम करेंगे, ठीक है, मतलब आपको जब बढ़ाना होता है तो उधर की ओर बढ़ते हैं, भाई ये ओरिजिन है, वो जो है वो ओरिजिन है, जब बढ़ना होता है तो हम उधर की ओर बढ़ते हैं, घटना होता है तो इधर की ओर घटते हैं। अगर मैंने डिस्टेंस को 10 एंगस्ट्रॉम से कम किया, ठीक है, तो 10 एंगस्ट्रॉम से अगर कम कर दिया डिस्टेंस, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर है आपका 9 एंगस्ट्रॉम, कितना है 9 एंगस्ट्रॉम। तो जब हम कम करेंगे तो यहाँ नीचे की ओर बढ़ाएंगे, तो देखो यहाँ पर कट किया इसने इसको, ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका यहाँ पर आएगा। फिर अगर हम यहाँ पर करें, देखो 9 के बाद मैंने कर दिया 8, तो डिस्टेंस कम किया, तो देखो और नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर आके मिलेगा। मतलब इस केस में यहाँ पर था आपका एफ डैश कह लो, यहाँ पर क्या कहेंगे, एफ डबल डैश, ठीक। तो देखो जब नीचे की ओर बढ़ते हैं तब भी तो बढ़ेगा, यहाँ पर एफ डैश छोटा है तो एफ डैश इज लेस देन किससे, एफ डबल डैश से, ठीक है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस को हम कम कर रहे हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस को मैंने कम करना शुरू किया, ठीक। और 8 के बाद अगर 7 पे आएंगे, मान लिया यहाँ पर 7 है, 7 एंगस्ट्रॉम, तो और कम करेंगे तो यहाँ पर टच करेगा, फिर यहाँ पर चले जाएंगे हम, ठीक। ऐसे जब 5 पे आए तो यहाँ पहुँच गए आप, पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए, यहाँ पर हम एफ, ये डबल डैश था, ये एफ ट्रिपल डैश कर लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम पहले डिस्टेंस को कम करना शुरू करते हैं तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बढ़ता है। लेकिन एक समय के बाद जब 5 एंगस्ट्रॉम के बाद फिर मैंने कम किया, 4 पर किया, फिर 3 पर किया, फिर 2 पर किया, तो देख रहे हैं कि अब जो है वो घटना शुरू हो गया। अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F1 था, अब F2 ऊपर चला गया, फिर F3 चला गया। मतलब जब 3.5 पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर फिर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका 0। समझ में आया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, 0। अब देखिए जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका यहाँ पर 0 हो गया, तब थोड़ा हम और पहले, अब मान लिया हम और थोड़ा सा दूरी कम करें, अब डिस्टेंस, अब इस डिस्टेंस को जो R0 है, जो R0 है, इस R0 को हम क्या कहते हैं, साम्य दूरी। क्या कहते हैं, साम्य दूरी। इसको क्या कहते हैं हम, साम्य दूरी। समझ में आया, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, ठीक। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, साम्य दूरी, ठीक है। तो जो साम्य दूरी से भी अगर हम डिस्टेंस को और कम करना शुरू करें, अब अगर हम डिस्टेंस को कम करना यहां पर किया, तो अब देखिए ये ऊपर की ओर, अब क्या होगा, ऊपर रिपल्सन फोर्स चलने लगा, यहां पर लिख लेते हैं FR1, ठीक। और कम करें तो यहां पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा FR2, ठीक। अब अगर देखिए अब बढ़ना क्या शुरू हो गया, रिपल्सन फोर्स बढ़ना शुरू हो गया। इसका मतलब यह है कि साम्य दूरी से भी कम दूरी पर करने पर इन अणुओं के बीच एक अट्रैक्शन, रिपल्सन फोर्स लगने का, प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा। बात समझ में आया, ठीक। तो ये था पूरा ग्राफ का सिस्टम। इसको उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपने क्या समझा, अंतराणविक बल, ठीक। किसी पदार्थ के भीतर किन्हीं दो अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अंतराणविक बल कहलाता है, जिसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक। हमने कहा कि दो अणु है, मान लीजिए एक ऊपर है दूसरा ए पर है, 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, ठीक। तो जब हम पहले दूरी को कम करना शुरू करते हैं तो एक समय तक जो रिपल्सन फोर्स है देखिए नीचे की ओर बढ़ रहा है, ठीक। लेकिन एक सीमा के बाद 5 एंगस्ट्रॉम के बाद जो है ये फिर रिपल्सन फोर्स घटना शुरू हो गया और घटते घटते 3.5 एम्पियर एंगस्ट्रॉम पर इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। और जब उससे भी, और इस 3.5 जो डिस्टेंस है 3.5 एंगस्ट्रॉम की, उसको मतलब 3.5 एंगस्ट्रॉम की जो डिस्टेंस, उसको हम साम्य दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, साम्य दूरी। अब उसके बाद भी अगर हम थोड़ा सा और कम करें डिस्टेंस, जो कम करते हैं तो देखते हैं अब रिपल्सन फोर्स ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। रिपल्सन फोर्स इसके अंतराणविक बल के बीचों के, मतलब जो अणु हैं उनके बीच में रिपल्सन लगने लगा, प्रतिकर्षण लगने लगा। तो ये था आपका अंतराणविक बल। समझ में आया सबको, ठीक है। अब अगला टॉपिक होगा अंतराणविक बल के प्रकार। सबको अंतराणविक बल ग्राफ की सहायता से समझाया गया, समझ में आया सबको, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब देखिए अंतराणविक बल के प्रकार, चलिए देखते हैं अंतराणविक बल के प्रकार। अंतराणविक बल के प्रकार, ठीक। अंतराणविक बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। चलिए देखिए दो टाइप होते हैं, ठीक। पहला टाइप और दूसरा टाइप, दो टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है आपका ससंजक बल, दूसरा होता है असंजक बल। चलिए देखते हैं। देखिए पहला टाइप है आपका ससंजक बल।
ससंजक बल, दूसरा होता है असंजक बल। ठीक, दो प्रकार के बल। देखो अंतराण्विक बल के प्रकार में दो प्रकार के बल पढ़ेंगे, एक ससंजक बल पढ़ेंगे, दूसरा असंजक बल पढ़ेंगे। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ससंजक बल क्या होता है और असंजक बल क्या होता है, दोनों बलों की अगर बात करें। ठीक है, देखिए ससंजक बल वह बल होता है जब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो है बल लगता है, एक ही पदार्थ के दो अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगता है, तो उसको हम कहते हैं ससंजक बल। ठीक है, और तो ससंजक बल हो गया। असंजक बल क्या होता है, जब अलग अलग पदार्थों के बीच, ठीक है, असंजक बल मतलब जब दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच जो है बल लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, असंजक बल कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए जब दो एक प्रकार मतलब समान प्रकार के जो है बलों मतलब ससंजक बल क्या होता है, जब दो समान पदार्थों के अणुओं के बीच, दो समान पदार्थों के अणुओं के बीच जब कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्यरत अंतराण्विक बल लिख सकते हैं इसको। देखिए इसको लिखेंगे अगर तो क्या लिख सकते हैं, देखिए एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य, क्या लिखेंगे, अणुओं के मध्य कार्यरत, ठीक है, अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल ससंजक बल कहलाता है। क्या कहलाता है, ससंजक बल कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, ससंजक बल कहलाता है। ठीक है, ससंजक बल कहलाता है। ठीक है, समझ लेते हैं इसको। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य, ध्यान से देखिए, यहां से आप देखिए, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य, ये वाली लाइन पढ़िए, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्यरत अंतराण्विक बल क्या कहलाता है आपका, ससंजक बल कहलाता है। मतलब एक ही प्रकार के, ठीक, इसका एग्जांपल है, आपके एग्जांपल आपके पास हैं। देखिए आप अगर इसका एग्जांपल लेना चाहें तो देखिए जैसे कांच की सूखी प्लेट होती है, ठीक है, कांच की सूखी प्लेट होती है, जब उनको दो प्लेटें ले लें कांच के और उनको ऊपर नीचे रख दें आप, ठीक, उसके बाद उसको हटाएं तो आराम से वो हट जाएगा, मतलब खिसकाएं तो आराम से खिसक जाएगा। लेकिन जरा उन्हीं प्लेटों के बीच दो बूंद पानी डाल दीजिए, ठीक है, उसके बाद उसको खिसकाइए। ठीक है, जो लाइब्रेरी में प्रयोग होते हैं उसमें आप देखते होंगे, जब स्लाइड्स को आपस में पानी ऐसे रखा जाता है सूखा, तो वो आराम से खिसक जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब उस पर कुछ पानी लगा होता है, ठीक है, तो जब उसको खिसकाते हैं तो जो है वो वहां से खिसकते नहीं है आसानी से। तो ये इसका बल का कारण क्या है, ससंजक बल कह रहा है। क्या आपका ससंजक बल। देखिए जब ससंजक और आसंजक दोनों मिल जाते हैं तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से समझिए, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जब दोनों प्लेटें कांच की प्लेटें थी, तो कांच इसमें भी था, कांच ये भी था, तो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला जो अंतराण्विक बल है उसे हम क्या कहते हैं, हम ससंजक बल कहते हैं। उस केस में अब जब बीच में मैंने पानी डाल दिया, ठीक है, तो अब जो फोर्स लगेगा वो किसके बीच में लगेगा, एक कांच, दूसरा किसके, पानी के अणुओं के बीच। ठीक है, कांच और किसके बीच में, पानी के अणुओं के बीच। तो वहां पर जो फोर्स लगेगा वो आपका क्या कहलाएगा, आपका असंजक बल कहलाएगा। कैसा बल कहलाएगा, असंजक बल कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं असंजक बल। देखिए अगर असंजक बल की डिफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, देखो भिन्न भिन्न, क्या लिखेंगे, देखिए भिन्न भिन्न पदार्थों के अणु के मध्य कार्यरत अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल आपका क्या कहलाता है, असंजक बल कहलाता है। क्या कहलाता है, असंजक बल कहलाता है। ठीक, अब देखिए दो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, उनके अणु, तो अभी मैंने बताया कि जैसे
वो आप ले लीजिए, क्या नाम है, कांच ले लिया, कांच के बीच में पानी डाल दिया, तो जब पानी की बूंदें उस पर पड़ गई तो पानी के अणुओं और कांच के अणुओं के बीच जो लगने वाला अंतराणविक बल है उसको कहते हैं हम क्या, आसंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं आपको, आसंजक बल कहते हैं। ठीक, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका है, जैसे इसका उपयोग यह है स्याही के द्वारा कागज पर लिखना। ठीक है, अब देखो जब स्याही से हम कागज पर लिखते हैं या पेन से कागज पर लिखते हैं, ठीक है, तो स्याही के अणुओं के बीच और कागज के अणुओं के मध्य जो है प्रबल क्या लगता है आपका, आसंजक बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है, आसंजक बल कार्य करता है, जिसके कारण स्याही के अणु जो है उस पर क्या करते हैं, चिपक जाते हैं और लिखना संभव होता है। ठीक है, तो ये हो गया आसंजक बल। अब उसके बाद दूसरा होता है, जैसे मान लीजिए कोई कांच का गीला बर्तन है, ठीक है, उसको जब हम किसी सूती कपड़े से पोंछते हैं तो क्या होता है, देखिए जब सूती कपड़े से उसको पोंछते हैं तो क्या होता है, सूती के जो कपड़े के जो मॉलिक्यूल्स हैं और पानी के मॉलिक्यूल्स बीच में दोनों क्या होते हैं भाई, वैसे भी उनके बीच क्या लगता है आपका यही बल लगता है, आसंजक बल लगता है, जिसके कारण वो क्या होता है, सूख जाता है। बात समझ आया। तो इस तरीके से आपको दो टाइप पढ़ाए गए अंतराणविक बलों के प्रकार। पहला होता है ससंजक बल, दूसरा होता है आसंजक बल। ठीक है, तो भिन्न भिन्न पदार्थ, तो इसको एक बार देख लीजिए। ससंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्यरत अंतराणविक बल क्या कहलाता है, आपका ससंजक बल कहलाता है। जबकि भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य कार्यरत अंतराणविक बल आपका क्या कहलाता है, आसंजक बल कहलाता है। बात समझ आई। ठीक, तो अब इन बलों के उपयोग की बात करें, ठीक है, अगर इन बलों के उपयोग, देखिए दोनों बलों के उपयोग अलग अलग करें तो देखिए उपयोग की बात अगर करें तो उपयोग जो है इसका बहुत सारा है। अभी मैंने दो उपयोग वैसे ही बता दिए। ठीक है, तो देखो पहला उपयोग ये है कि जैसे मान लीजिए, ठीक है, जो कांच है, कांच को जो है जल जो है वो कांच को भिगोता है, लेकिन पारा जो है कांच को नहीं भिगोता है। ठीक है, तो देखो जल कांच को भिगो सकता है, जल जो है वो कांच को क्या कर सकता है, भिगो सकता है, लेकिन पारा नहीं भिगो सकता है। पारा उस पर एक गोल बूंद बन जाती है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल है कांच, अभी जो बताया मैंने कि स्याही, इसी के कारण जो है ससंजक असंजक बलों के कारण ही हम जो है स्याही से लिख पाते हैं, इस बोर्ड पर जो लिख रहे हैं। ठीक है, वो इसी बल का नतीजा है जिससे आपको ये सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पृष्ठ तनाव की। किसकी बात करेंगे, पृष्ठ तनाव की। ठीक है, लेकिन तब तक इतना नोट्स आप सभी लोग अपने आप बनाते रहिए। जो बोल रहा हूँ वीडियो को पॉज करके आप उसके नोट्स लिखिए, डेफिनेशन को लिखिए। ठीक, ये सब उतारिए, जितना भी है जो है उसको नोट्स आप बनाते रहिए। ठीक है, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। देखिए बच्चों, अब अगला टॉपिक है आपका पृष्ठ तनाव। ठीक है, चलिए हेडिंग देखते हैं, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, इसकी अंग्रेजी होती है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। ठीक है, चलिए देखते हैं पृष्ठ तनाव के बारे में। शुरुआत मैंने इसी से की थी, आपको बताया था कि सरफेस टेंशन का क्या महत्व है। ठीक है, हमने बताया था आपको कि जो हम पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, उसके जड़ में जो पानी देते हैं, ठीक, वो पत्तियों तक कैसे पहुंच जाते हैं, ये सब आश्चर्यजनक बातें हैं। ठीक है, तो कोई इसमें बहुत आश्चर्यजनक बातें नहीं है, इसमें सिर्फ नॉर्मल क्या है आपका सरफेस टेंशन का प्रभाव है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पृष्ठ तनाव की अगर बात करें तो थोड़ा सा एक दो चीज़ों को सोचिए। यदि कोई कांच की प्लेट ले लें, ठीक है, यदि कोई कांच की प्लेट ले लें, उस पर अगर पानी डाल दें, ठीक है, तो एक पतले फिल्म का रूप ले लेती है पानी। ठीक है, एक पतले फिल्म का रूप ले लेती है। लेकिन अगर उसी कांच की प्लेट पर हम ग्रीस लगा दें, थोड़ा सा ग्रीस लगा दें, लिक्विड ऑयल लगा दें, ठीक, और फिर उसके ऊपर पानी डालें, तो क्या होगा, तब जो पानी की बूंदें, पानी जो होगी वो क्या करेगी, छोटी छोटी बूंदों की आकृति ले लेगी, गोलीय आकृति ले लेगी। ठीक है, और उसी कांच पर अगर हम क्या डालें, पारा डालें, ठीक है, तो पारा भी वो पतली फिल्म ना बनकर, ठीक है, पतली फिल्म ना बनकर वो क्या करेगी, एक गोलाकार वृत्ताकार जो है गोल गोल बूंदें बन जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है, इससे क्या पता लग रहा है, इससे पता ये लग रहा है कि जो आपकी बूंद है, मतलब लिक्विड है, उस पर केवल जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं लग रहा है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं लग रहा है उस पर, बल्कि कोई और फोर्स है जो उस पर वर्क कर रहा है। उसी बल का नाम है क्या, पृष्ठ तनाव है। बात समझ में आई। ठीक, तो मैंने क्या बताया आपको, देखिए सबसे पहले पृष्ठ तनाव की हम डिफिनेशन की बात करेंगे। सबसे पहला काम होगा पृष्ठ तनाव की डिफिनेशन। ठीक, तो देखिए किसी द्रव के हमने कहा ना, इस पे सरफेस टेंशन, मतलब जो प्रॉपर्टी होगी वो किसकी होगी, सरफेस की होगी, सतह की होगी। तो डिफिनेशन भी आपकी वैसे शुरू होगी। ठीक, तो देखिए किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ के,
किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ के सिकुड़कर, द्रव के मुक्त पृष्ठ के सिकुड़कर, ठीक, अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की घटना क्या कहलाती है? आपका पृष्ठ तनाव कहलाती है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ के, ठीक है, किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ के सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं। देखिए, किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए, किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ के, किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ के सिकुड़कर अपने क्षेत्रफल को, अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की प्रवृत्ति, न्यूनतम करने की प्रवृत्ति द्रव का क्या कहलाता है? देखिए, पृष्ठ तनाव कहलाता है। द्रव का पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। चलिए देखिए, किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ, किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ के सिकुड़कर, जो द्रव का मुक्त पृष्ठ होता है, देखो द्रव का जो मुक्त पृष्ठ होता है वो एक व्यवहार करता है खिंची हुई झिल्ली, पन्नी के समान। ठीक है, जैसे कोई पन्नी ले लीजिए, आप पन्नी को टाइट कर दीजिए, ठीक है, टाइट करके खींच दीजिए, और खींच के जब उसको आप छोड़ेंगे, ठीक है, तो वो अपने न्यूनतम आकृति को ग्रहण करना चाहेगी, और न्यूनतम आकृति को ग्रहण करने में वो थोड़ा सा क्या होगी? गोल हो जाएगी। अब सभी चीजें हम क्यों कह रहे हैं गोल हो जाएंगी? ठीक है, पानी की बूंद गोल ही क्यों होगी? जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो गोल गोल क्यों हो जाती हैं? ठीक है, गोल क्यों हो जाती हैं? इसका भी रीजन है, पृष्ठ तनाव है। ठीक है, अब ये गोल क्यों होना, पृष्ठ तनाव क्या होता है, उसके बारे में भी अभी हम आपको कुछ प्रयोग के द्वारा हम समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए, पहले किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ के सिकुड़कर अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की प्रवृत्ति पृष्ठ तनाव, मतलब क्षेत्रफल को न्यूनतम करना है, तो क्षेत्रफल को न्यूनतम करना है। ठीक, क्षेत्रफल का अगर न्यूनतम करना है तो गोलाकार आकृति ले लेता है, और कोई आकृति क्यों नहीं लेता? वर्गाकार या त्रिभुजाकार आकृति क्यों नहीं लेता है? ठीक है, गोलाकार ही आकृति क्यों लिया जाता है? क्यों? देखिए, ये गोलाकार आकृति क्यों होती है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक, देखिए, अगर हम एक नोट लिखें तो क्या लिखेंगे? देखो, एक दिए गए आयतन के लिए, एक दिए गए आयतन के लिए, दिए गए आयतन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आयतन के लिए, एक दिए गए आयतन के लिए मतलब वॉल्यूम आपको दिया गया है। ठीक है, अगर उसको वॉल्यूम को अगर न्यूनतम करना चाहे, जैसे मान लीजिए एक पानी की बूंद दी गई है, ठीक है, एक पानी की बूंद दी गई, अगर इसको बेलनाकार आकृति में डालेंगे या त्रिभुजाकार आकृति में डालेंगे तो इन सब का एरिया इसके एरिया से क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक दिए गए, फॉर गिवन वॉल्यूम, ठीक है, एक दिए गए आयतन के लिए, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? न्यूनतम होता है। मतलब अगर कोई वैल्यूम एक निश्चित है, कोई गिवन वैल्यूम है, ठीक, तो उसके लिए जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्ताकार, इसीलिए जो है गोली क्या करती है? वृत्ताकार। हमने कहा न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने के, तो न्यूनतम क्षेत्रफल कब मिलेगा? जब गोल हो जाएगी, वृत्ताकार बूंद बन जाएगी, इसीलिए वो जो है पानी की छोटी छोटी बूंदें कैसी हो जाती है? गोलाकार। अब बड़ी बूंद क्यों नहीं होती है? अब बड़ी बूंद थोड़ा सा चपटी दिखती है, क्यों? क्योंकि उसमें फिर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगने लगता है। ठीक है, उसका अपना मास होता है। ठीक, इसीलिए हम छोटी बूंदों की बात कर रहे हैं। ठीक है, छोटी बूंदें क्या हो जाती है? गोल हो जाती है। क्यों गोल हो जाती है? मतलब गोल ही क्यों होती हैं? किसी अन्य आकृति में क्यों नहीं बदलती? क्यों? क्योंकि एक गिवन वैल्यूम के लिए, जैसे बूंद इतनी बड़ी है, इसका वैल्यूम निश्चित है। वैल्यूम क्या है? निश्चित है। या पानी दिया गया है आपको, ठीक है, पानी थोड़ा सा है मान लो, ठीक है, उसका वैल्यूम दिया मान लो 1 मीटर क्यूब है, ठीक है, 1 लीटर क्यूब है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए वैल्यूम जो है, वैल्यूम अगर उसका
दिया गया है आपको एक फिक्स वैल्यू में, और उसको कहा जाए कि उसका सरफेस एरिया न्यूनतम किस आकृति में होगा, तो उसका सरफेस एरिया न्यूनतम आकृति कब तभी होगा जब वो क्या होगा, पूरा वृत्ताकार होगा। कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। तो इस केस में आप इसीलिए जो है बूंद क्या करती है अपने, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी भी है, तो इसीलिए वो जो है गोलाकार बन जाती है, और इसी को कहते हैं हम पृष्ठ तनाव। तो देखिए पृष्ठ तनाव की डिफिनेशन हो गई, किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ के सिकुड़कर अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की जो प्रवृत्ति होती है द्रव का पृष्ठ तनाव कहलाती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल टी से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से, ठीक है, या एस से भी कुछ बुक में है, तो टी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेंशन। क्या है, टेंशन। कहीं पे एस टी भी लिखा होता है तो उस पर आप ज्यादा वो, ठीक है, चाहे एस टी लिख लीजिए या टी लिख लीजिए। देखिए एक दिए गए आयतन के लिए वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, न्यूनतम होता है। ये हो गया आपका पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन हो गई। ठीक, अब जरा हम इसका प्रायोगिक प्रदर्शन अगर कुछ देखें तो प्रयोग में आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखो एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं हम, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट। ठीक, आप जो है अब मान लीजिए कि जैसे कोई एक पानी साबुन युक्त जो है, थोड़ा सा साबुन लगा लीजिए हाथ में, तो इसमें एक झिल्ली बन जाती है, मतलब एक पानी है, पानी में साबुन मिला हुआ है, लिक्विड मतलब साबुन मिला हुआ है। ठीक है, तो जब हम उसमें, जैसे मान लीजिए एक बर्तन है, इसमें लिक्विड ऐसे भरा हुआ है। ठीक, जब हम इसमें एक धागा लेते हैं, ठीक है, एक धागा लेते हैं और धागे को बंद कर मतलब गोला बांध कर, उसके बाद इसमें जिस आकृति में हम छोड़ते हैं, जैसे मान लिया ऐसी आकृति में गोला ऐसे धागा ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, छोटा सा धागा है वो पड़ा हुआ है। ठीक, तो हम देखते हैं कि उसकी आकृति में कोई चेंज नहीं होता है, उसकी आकृति में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक, अब लिक्विड पूरे में भरा हुआ है, ठीक है, एक पतली फिल्म बन गई है इसके चारों ओर। ठीक, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। ठीक, अब बात कर रहे हैं, देखिए तो इसमें क्यों नहीं बनता है, अब इस पर जरा विचार करते हैं। चलिए देखिए अब भाई सभी जो मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, मतलब जो पानी के अणु होंगे वो आपस में कैसा लगाएंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लगाएंगे। ये भी आपके इसके धागे के अणु होंगे, यहाँ पर होंगे धागे के अणु, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, इन सब पर एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है ऐसे अप्लाई होगा, बाहर की ओर होगा या नहीं होगा। ठीक, तो अब अंदर भी तो पानी के अणु हैं, इन पर भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अंदर की ओर अप्लाई होगा, ऐसे समझिए बात को। ठीक है, ऐसे जो है मतलब जितना फोर्स बाहर की ओर इंटरमॉलिक्यूलर मतलब उसके बीच में अंतराणविक बल लग रहा है अणुओं और धागे के बीच, उतना ही भाई नीचे अंदर भी तो लिक्विड है। ठीक है, मतलब इस धागे के अंदर भी तो लिक्विड है, लिक्विड में ही डाला गया है। ठीक है, तो जितना फोर्स जो है बाहर की ओर लग रहा है धागे के अणु और पानी के अणु के बीच, उतना ही पानी और धागे के अणुओं के बीच अंदर की ओर लग रहा है। तो हर जगह पर अणु बराबर जो है फोर्स लगा रहे हैं, इसीलिए हम धागे को जिस आकृति में उसमें डालते हैं उसी आकृति में वो पड़ा रहता है। ठीक, लेकिन अब एक काम करिए। ठीक, एक काम ये करना है कि एक पिन लेना है, ठीक है, पिन लेना है, इसमें पानी भरा हुआ है, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए एक पिन लीजिए, इसमें पानी भरा हुआ है। अब इस धागे पे जैसे ही पिन लीजिए, पिन के यहाँ पर बीच में क्या करिए, जो आपकी फिल्म बन गई ना भैया, आपको मालूम है कभी भी आप जब लिक्विड साबुन लगाते हैं हाथ में, साबुन में लगा के अगर इसको थोड़ा सा हाथ को ऐसे फैला देते हैं, ठीक है, तो जो है उसमें एक पत्ती पत्ती फिल्म बन जाती है, और अगर मान लो फूंकते हैं तो उड़ता भी है। बचपन में बहुत बच्चों ने ये सब काम किया होगा। चलिए देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक पिन लेते हैं और पिन लेके इस पर क्या करते हैं, एक बीच में छेद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक छेद करेंगे, जैसे छेद करेंगे तो ये वाली फिल्म क्या होगी, जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे वो फूट मतलब हट जाएंगे, यहां पर अब कोई भी पानी नहीं रह जाएगा। तो जब पानी नहीं रह गया तो धागा किस शेप में होगा उस पर जरा ध्यान दीजिए। अब यहां पर पानी खत्म, पानी पर खत्म। अगर यहां पर पानी नहीं है तो इसका मतलब अंदर वाले जो फोर्स यहां पर लग रहे थे वो फोर्स भी खत्म। ठीक है, अब फोर्स कहां पर लग रहा है, फोर्स पे ध्यान दें तो आप फोर्स सिर्फ लग रहा है इन मॉलिक्यूल और इसके बीच, ऐसे इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर। ठीक है, तो जैसे ही अंदर से यहां से पानी धागे से खत्म हो गया तो ये खींच कर क्या करेगा, मतलब सब तरफ से एक मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है। ठीक है, उसको खींच कर क्या करेगा, फैला देगा, फैलाएगा तो वृत्ताकार आकृति ले लेगा। क्या लेगा, वृत्ताकार आकृति। तो इसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। इसी पृष्ठ तनाव के कारण मतलब ये एरिया जैसे ही हमने यहां पर एयर किया, मॉलिक्यूल यहां पर पानी के खत्म हुए, अब ये पानी अपना क्या करना चाहता है, जो ये पानी भरा हुआ है ये अपने एरिया को कंस्ट्रिक्ट करना चाहता है, मतलब खींचना चाहता है, सिकोड़ना चाहता है। ठीक, तो ये क्या करता है, सिकोड़ना शुरू करता है। जब सिकोड़ना शुरू करता है तो ये धागे को पकड़ पकड़ के क्या करता है, बाहर की ओर खींच लेता है। और इस तरीके से
ये आकृति कैसी हो जाती है, गोली आकृति हो जाती है। ठीक है, तो आप समझ में आया कि ये जो आपकी पानी की बूंदें हैं वो वृत्ताकार क्यों हो जाती हैं। ठीक, तो अब यहां से मैंने आपको समझाया, ये देखिए यहां पर जो धागा पड़ा हुआ था ये आपका गोलाकार नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि अंदर भी पानी था, तो जितना फोर्स बाहर मॉलिक्यूल्स लगा रहे थे पानी के, उतनी ही फोर्स अंदर मॉलिक्यूल, पानी अंदर वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो उसको खींच रहे थे। तो जिस आकृति में डाला गया था उसी आकृति में पड़ा है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, इसमें एक छेद कर दिया। छेद करने का मतलब जो आपकी फिल्म बन जाती है ना भाई, जैसे हमने कहा ना साबुन का पानी लीजिए और उसे हाथ में लगाइए, ऐसे खींच लीजिए थोड़ा सा, तो खींचिए जो, तो बीच में एक फिल्म बन जाएगी पतली सी। तो जब उस फिल्म को मैंने पिन से हटा दिया, ठीक है, जब पिन से हटा दिया फिल्म को, तो ये कंडीशन अप्लाई हुई। अब कंडीशन क्या हुई, ये अंदर वाला जो मॉलिक्यूलर फोर्स था वो तो समाप्त हो गया, जो इनर मॉलिक्यूलर फोर्स था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो फोर्स केवल किधर की ओर बचा, बाहर की ओर बचा। तो उसको खींच के बराबर फोर्स, भाई ये भी मॉलिक्यूल पानी के, पानी के सब खींच कर ये पानी जो है अपनी क्षेत्रफल को, अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम करना चाह रहा है। इसी कारण ये कैसा हो गया, आपका वृत्ताकार हो गया। तो समझ में आ गया कि बूंद गोलाकार क्यों हो जाती हैं। ठीक है, जो आपकी बूंदें हैं वो गोलाकार क्यों हो जाती, समझ में आ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से पहला प्रयोग हुआ। अगर दूसरा प्रयोग आप देखना चाहें, ठीक, तो कंघी हो, कंघी में बाल लगे हों, कंघी में क्या लगे हों, बाल लगे हों। उस बाल को अगर हम, उस कंघी को अगर हम किसी लिक्विड में डालते हैं, लिक्विड में मतलब पानी में डालते हैं, तो आप देखिए सब बाल अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर निकालते हैं वो बाल फिर उसी में चिपकते हैं। ठीक, तो उसका रीजन यही है, पृष्ठ तनाव। क्यों, क्योंकि जब हम बाहर निकालते हैं कंघी को, ठीक है, तो वहां से पानी क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है। तो पानी हटने लगता है, तो पानी का भाई प्रॉपर्टी है उसकी, वो प्रॉपर्टी क्या है, वो अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करना चाहती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करना चाहती है, न्यूनतम करना चाहती है। तो बाल फिर से उसी में क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है, आप इसको समझिए। ठीक है, अब इसके बाद आती है पृष्ठ तनाव की परिभाषा। ठीक है, अगर हम पृष्ठ तनाव की परिभाषा की बात करें, ठीक है, तो ये टॉपिक आपका ये हम बिगाड़ दे रहे हैं, समझ में आ गया सबको। तो देखिए पृष्ठ तनाव की परिभाषा, ठीक, चलिए देखते हैं। पृष्ठ तनाव की परिभाषा, चलिए देखते हैं पृष्ठ तनाव की परिभाषा की अगर बात करें तो परिभाषा कैसे लिखेंगे। उसके लिए हम एक मान लेते हैं, ये कोई बर्तन है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ये ऊपरी सतह है, ठीक है, एकदम ऊपरी सतह, उस पर हमने एक काल्पनिक रेखा खींच ली। तो देखो अगर ये काल्पनिक रेखा खींची तो यहाँ जो पानी के अणु हैं वो इधर मॉलिक्यूलर फोर्स लगाएंगे, ये वाले इधर लगाएंगे, ये इधर लगाएंगे, ये इधर लगाएंगे, ये इधर मॉलिक्यूलर फोर्स, ये इधर लगाएंगे, ऐसे। ठीक, तो इसी आधार पर हम पृष्ठ तनाव की परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए पृष्ठ तनाव की जो परिभाषा होती है, वास्तविक जो परिभाषा होती है उसकी बात करें तो देखिए किसी द्रव, ठीक है, किसी द्रव के मुक्त तल पर, किसी द्रव के मुक्त तल पर ऊपरी सतह पर, ठीक है, खींची गई काल्पनिक रेखा के प्रति एकांक लंबाई पर, काल्पनिक रेखा के प्रति एकांक लंबाई पर रेखा के लंबवत लगने वाला बल जो है वो क्या कहलाता है आपका, बोलिए, पृष्ठ तनाव कहलाता है। उसे हम टी से दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने क्या कहा, ये आपका एक काल्पनिक रेखा है, इस पर ये फोर्स लग रहे हैं सब, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, ये सब फोर्स लग रहे हैं। तो काल्पनिक रेखा के लंबवत लगने वाला जो बल होता है प्रति एकांक लंबाई पर, उसी को हम कहते हैं क्या, टेंशन कहते हैं। मतलब उसी, ये मैथमेटिकल फार्मूला, बाकी हमने पृष्ठ तनाव आपको परिभाषा बता रही है, ये मैथमेटिकल आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, गणितीय रूप में कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी बात कर रही है। ठीक है, तो क्या देखो, किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ पर, ठीक है, किसी द्रव के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला, रेखा के लंबवत लगने वाला बल क्या कहलाता है आपका,
पृष्ठ तनाव कहलाता है। क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक, तो अब देखिए अगर पृष्ठ तनाव हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो टी से दिखाते हैं, तो टी इज इक्वल टू प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। ठीक, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए, किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा, किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ ऊपरी सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा की प्रति एकांक लंबाई पर रेखा के लंबवत, प्रति एकांक लंबाई पर रेखा के लंबवत, प्रति एकांक लंबाई पर, यहां पर बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, रेखा के लंबवत। ठीक है, प्रति एकांक लंबाई पर रेखा के लंबवत, ठीक, लंबवत लगने वाला बल जो है पृष्ठ तनाव कहलाता है। T इज इक्वल टू होता है F/L। अगर हम इसी के मात्रक की बात करें तो F का मात्रक आपको पता है न्यूटन पर मीटर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर। और अगर विमा की बात करें तो F की विमा होती है mLT-2/L हो जाएगा। तो यहां से L कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास MT-2। तो ये निकल आया आपके विमा। ठीक है, MT-2 समझ में आया सबको? ठीक, तो इस तरीके से इसका ये हो गया आपका विमा। देखो, फिर F का मात्रक न्यूटन, L का मात्रक मीटर, तो न्यूटन पर मीटर है, वो हो गया आपका मात्रक। बीमा की बात करें तो F की बीमा होती है MLT-2 और अपान में L, तो L क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा कितना, MT-2। तो हो गई पृष्ठ तनाव की बीमा, पृष्ठ तनाव की परिभाषा हो गई, इसकी बीमा हो गई। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए देखते हैं। पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, पहला ताप का प्रभाव। ठीक, अब देखिए पहला ताप का प्रभाव क्या होता है। देखिए, जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं, ठीक है, किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उनके जो मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, मतलब उनके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर अणुओं के बीच की दूरी बढ़ गई तो उनके बीच का जो अंतराण्विक बल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर अंतराण्विक बल कम हुआ तो पृष्ठ तनाव पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, देखिए ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ आया क्यों कम हो जाएगा, ये मैंने बताया आपको। जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, ठीक है, तो उनके जो अणु होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घट जाएगा तो इसका मतलब ताप बढ़ाने पर जो पृष्ठ तनाव हो क्या होगा, कम होगा। नोट कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम होगा, क्योंकि ठीक है, हम जब उसको किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं तो उनके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। जो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है तो इससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से पृष्ठ तनाव भी आपका कम हो जाता है। समझ में आया सबको? ठीक, अब बात करते हैं दूसरा जो प्रभाव है वो है विलेय पदार्थ का प्रभाव। ठीक है, दूसरा प्रभाव क्या है आपके पास, विलेय पदार्थ का प्रभाव। विलेय पदार्थ का प्रभाव। चलिए देखिए, दूसरा प्रभाव है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब, प्रभावित करने वाले। तो देखिए विलेय पदार्थ का जो प्रभाव होता है, यदि विलेय पदार्थ, ठीक है, यदि विलेय पदार्थ जो है अधिक घुलनशील है, ठीक है, अगर विलेय पदार्थ जो है वो अधिक घुलनशील है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर अधिक घुलनशील है, ठीक है, अगर विलेय पदार्थ जो है वो लिक्विड में अधिक घुलनशील है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, और अगर कम घुलनशील है तो तनाव कम हो जाता है। मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मान लेते हैं, ठीक है, नमक जो है किसी पानी में मिलाया गया तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि नमक पानी में क्या है, अति विलेय है। ठीक है, तो विलेय पदार्थ अगर जो है किसी भी लिक्विड में अधिक घुलनशील है तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, ठीक, और कम घुलनशील है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम होगा। दूसरा होता है संदूषण का प्रभाव। किसका प्रभाव होता है, संदूषण का प्रभाव। ठीक है, देखिए संदूषण का प्रभाव। तीसरा प्रभाव जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे आप, संदूषण का प्रभाव। अब संदूषण के प्रभाव की बात करें, मतलब ये हुआ कि अगर किसी लिक्विड में हम चिकनाई मिला दें,
कोई द्रव है उसमें हम क्या मिला दें, चिकनाई मिला दें, तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अगर उसमें कोई चिकना पदार्थ मिला दिया जाए किसी चीज़ में, ठीक, ग्रीस मिला दिया जाए, कुछ भी चिकना पदार्थ, ऑयल मिला दिया जाए, तो उसका जो आपका प्रभाव होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। इस तरीके से आपका ये 3 टॉपिक हुआ पृष्ठ तनाव का प्रभावित करने वाले कारक, ताप का प्रभाव, विलेय पदार्थ का प्रभाव और संदूषण का प्रभाव। ठीक है, ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम पड़ जाता है। दूसरा, विलेय पदार्थ का प्रभाव, अगर विलेय पदार्थ अधिक घुलनशील है, ठीक है, तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, कम घुलनशील है तो पृष्ठ तनाव कम होगा। संदूषण का प्रभाव, अगर कोई जो है आयली चीज उसमें मिला दी जाएगी तब भी जो है पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम होगा। समझ में आया? ठीक, तो आज के टॉपिक में मैंने जितने भी इंट्रोडक्शन दिया और भी जो पृष्ठ तनाव की परिभाषा बताई, समझाया, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आप नए लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक इसको नोट कर लीजिए।